नेपाल की तरफ से पहली बार बॉर्डर में फायरिंग किया गया था और इसमें आज एक इंडियन सिटीजन की जान जा चुकी है। डीआरडीओ अभी एक ही कोर को बेस करके 2 एरो इंजन को बनाने की कोशिश कर रही है और कल्याणी ग्रुप का कहना है कि वो 7 साल के अंदर ये एरो इंजन को इंडियन एयरफोर्स के लिए बना सकते हैं। चाइनीज आर्मी को अभी उनकी सबसे एडवांस व्हीकल माउंटेड हाउजर मिल चुका है और साथ ही इंडियन आर्मी की तरफ से आज की गई फायरिंग की वजह से पाकिस्तान के कम से कम 10 पोस्ट तबाह हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट देसी इंजन को लेके है और जहां तक अभी सुनने को मिल रहा है उसके मुताबिक कावेरी इंजन पर अभी भी काम किया जा रहा है और डीआरडीओ अभी 2 इंजन को बना रही है। एक तो हमारी IUCAV UHF-20 इंजन है जिसको अभी घातक UCAV के लिए बनाया जा रहा है और इसकी अभी कोर को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और आने वाले 3 सालों में इसकी टेस्टिंग भी शुरू होने वाली है। ये इंजन एक नॉन आफ्टर बर्निंग इंजन है और ये करीब 52 किलोन्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है, लेकिन डीआरडीओ अभी इसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके इसका आफ्टर बर्निंग वेरिएंट को भी बना रहा है जो कि 85 से 90 किलोन्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है और इसको तेजस में जनरल इलेक्ट्रिक्स के इंजन को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पर अगर जैसे तैसे करके इसको 110 किलोन्यूटन क्लास की थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये ऐसा कर पाता है तो इसको एमका में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके चांसेस काफी कम लग रहे हैं। वहीं पर भाभा कल्याणी जी ने अपने रिसेंट मीडिया इंटरेक्शन के दौरान बताया है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए एक इंडियन मेड इंजन को बनाना उनका सपना है और अगर भारत के कुछ टॉप पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कंपनी एक साथ मिलकर एक नए इंजन को बनाने की कोशिश करते हैं तो 7 सालों के अंदर ये आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन को डेवलप किया जा सकता है। कल्याणी ग्रुप की तरफ से अभी रोल्स रॉयस की अलग अलग इंजन के लिए अलग अलग कंपोनेंट को सप्लाई किया जा रहा है और इन्हीं से मिली एक्सपीरियंस को वो भारत के लिए एक नए इंजन को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अकेले एक ही कंपनी को एक एरो इंजन को डेवलप करने में काफी वक्त लग जाएगा जो कि हमारे पास नहीं है और इसी वजह से वो अभी 6 से 7 इंडियन पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को साथ मिलकर इसको डेवलप करने का प्रस्ताव दे रहे हैं। इसके बारे में आप सबका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला अपडेट इंडिया और चाइना को लेके है। वैसे तो अभी इंडिया और चाइना की बॉर्डर में चल रहे टेंशन को लेके सब कंफ्यूज हैं क्योंकि इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रही है और अभी ऑफिशियल लेवल में ये बताया गया था कि लद्दाख में चाइना के साथ चल रहे मतभेद को अभी बातचीत करके सॉल्व किया जा रहा है और चाइनीज आर्मी पीछे हट रही है, लेकिन चाइनीज मीडिया के मुताबिक पीपल लिबरेशन आर्मी को अभी रिसेंटली उनकी सबसे बेहतरीन व्हीकल माउंटेड हाउजर को डिलीवर किया गया है और इनकी पिक्चर्स को अभी वाइडली शेयर किया जा रहा है। कल ये भी सुनने को आया था कि अभी चाइना की तरफ से लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो बॉर्डर है वहां पर अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया था। अभी पीपल लिबरेशन आर्मी में जो नया हाउजर शामिल हुआ है इसका नाम PCL-181 है। ये एक 155 mm की व्हीकल माउंटेड आर्टिलरी गन है और इसकी एक कंप्लीट ब्रिगेड को अभी चाइना की 75th ग्रुप में शामिल किया गया है। चाइनीज मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये उनकी प्रीवियस गन के मुकाबले काफी हल्का है और इसका वजन बस 25 टन की है और इस वजह से इसको चाइना अपनी वेस्टर्न पार्ट में यानी कि इंडियन बॉर्डर साइड में डिप्लॉय करने में उनको काफी आसानी होने वाली है। इस गन को स्पेशली हाई अल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉय करने के लिए डिजाइन किया गया था और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होने के बाद भी इसकी फायर पावर में इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके। दोस्तों, अगर आप में से जो भी ट्विटर में ज्यादा एक्टिव रहते होंगे उनको शायद ये बात पता होगा कि आज इंडियन आर्मी की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग किया गया था। सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से सीज फायरिंग का उल्लंघन करते हुए इंडियन आर्मी के ऊपर नौशेरा सेक्टर में या फिर राजौरी सेक्टर में फायरिंग की गई थी और इसकी जवाबी कार्रवाई के दौरान इंडियन आर्मी की तरफ से भी जबरदस्त फायरिंग किया गया था जिसमें पाकिस्तानी आर्मी की करीब 10 पोस्ट को तबाह कर दिया गया था। एक्चुअल में पाकिस्तान को अभी कितना कैजुअलिटी हुआ था ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इस फायरिंग के दौरान पाकिस्तान को कम से कम 5 कैजुअलिटी हुआ है और हमारा एक जवान यहां पर वीरगति को प्राप्त हो गया है। साथ ही कुछ सिविलियन यहां पर पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से घायल हुए हैं। ट्विटर में तो अभी ये भी खबर आ रही है कि इंडियन आर्मी की फायरिंग से पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो लोग लाउड स्पीकर में फायरिंग बंद करने के लिए इंडियन आर्मी को रिक्वेस्ट कर रहे थे और सफेद झंडा दिखा रहे थे। अगला अपडेट भारत और नेपाल को लेके। दोस्तों, अभी नेपाल और भारत के संबंध खराब से खराब होता हुआ नजर आ रहा है। कल नेपाल की तरफ से अपने पार्लियामेंट में नेपाल की नई मैप को मंजूरी दे दिया गया था। अब कल तो इस पर भारत की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया था, लेकिन आज बताया गया कि नेपाल की ऐसी हरकतों से भारत को काफी ठेस पहुंचा है और भारत की तरफ से अभी ये बताया गया है कि नेपाल की जो सरकार है ये अपनी
नाकामियों को छुपाने के लिए या फिर डोमेस्टिक इश्यूज से लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भारत के साथ ब्लेम गेम खेल रहा है और वर्षों की हमारी रिलेशन को नेपाल की वर्तमान की सरकार जानबूझकर खराब कर रही है। नेपाल की तरफ से आज एक और दुखद घटना सामने आई है जब नेपाल की पुलिस की फायरिंग की वजह से एक भारतीय की जान चली गई है और 2 से 3 लोग यहां पर घायल भी हुए हैं। ये फायरिंग इंडिया और नेपाल की बॉर्डर के पास हुआ था जिसमें विकेश कुमार की मौत हो गई जिसकी उम्र बस 25 साल की है। इसके अलावा उमेश राम और उदय ठाकुर भी इसमें घायल हुए थे जिनको तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। दोस्तों आपने देखा होगा कश्मीर में पत्थरबाज किस तरीके से हरकत करते थे, लेकिन तब भी इंडियन आर्मी उनके ऊपर रेगुलर बुलेट फायर नहीं करती है। पर नेपाल की बॉर्डर में ऐसा क्या हो गया था जिससे नेपाल की पुलिस ने इंडियंस के ऊपर फायर कर दी। और जो 2 लोग घायल हुए थे उनका ये कहना है कि वो लोग अपने खेत में काम कर रहे थे जब उनके पैर में और एक ही हाथ में गोली लगी। अब ये मुद्दा भी ऊपर वाले मुद्दे से कनेक्टेड हो सकता है क्योंकि भले ये जो लोग घायल हुए ये इंडियन थे, लेकिन यहाँ पर ये काम कर रहे थे वो हिस्सा नेपाल का है और इनकी जमीन जो है वो नेपाल में है। अब नेपाल की पुलिस ने फायर क्यों किया था ये तो अभी तक पता नहीं लगा है, लेकिन एक इंडियन होने के नाते अगर उन लोगों ने कोई भी गलती नहीं किया था तो नेपाल की पुलिस को यहाँ पर आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।